हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेज में बहुत स्वागत है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब अच्छे से सभी क्लासेज ऑनलाइन वीडियोस का ठीक से सुन रहे और समझ रहे होंगे और आप लोग के सही से समझ में भी आ रहा होगा। आज की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे प्रावस्था संतुलन प्रतिबंध। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रावस्था संतुलन प्रतिबंध, संतुलन के लिए क्या आवश्यक प्रतिबंध है। सबसे पहले तो प्रावस्था क्या होती है। पदार्थ की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और पदार्थ की प्रावस्था में जो परिवर्तन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ के ताप और दाब पर, T और P। यानी कि जो मूल घटक जिम्मेदार है अवस्था परिवर्तन के वो है ताप और दूसरा हो सकता है दाब। ठीक है, जैसे जल की प्रावस्था की बात करते हैं अपन तो ठोस प्रावस्था होती है बर्फ, द्रव प्रावस्था होती है पानी और गैस प्रावस्था होती है वाष्प। तो तीनों प्रावस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसका जो रीज़न है वो ताप में परिवर्तन। जैसे बर्फ़ को पानी में बदलना है तो हम उसको गर्म कर देते हैं बर्फ़ को, यानी कि टेम्परेचर देते हैं, हीट एनर्जी प्रदान करते हैं। तो टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो क्या बन जाता है वो पानी। और पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है उसकी वाष्प। इसी तरह से जब टेम्परेचर घटाते हैं तो वापस वाष्प से पानी बन जाता है, पानी से वापस बर्फ़ बन जाती है। तो प्रावस्था का जो परिवर्तन है वो ताप और दाब की निश्चित परास में होता है कि इससे इस तक परास में ये इस अवस्था में रहेगी, इसके इस अवस्था में रहेगी। तो मान लीजिए कि ऊष्मा भंडार है, ये ऊष्मा भंडार जिसे हम मानते हैं, जिसके पास बहुत सारी ऊष्मा है, जैसे कि वातावरण ऊष्मा भंडार मानते हैं। इसका दाब P डैश, ताप T डैश। इसके संपर्क में कोई निकाय है, इसकी दो प्रावस्थाओं को अपन दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये कोई ऊष्मागतिक निकाय है, ये प्रावस्था फर्स्ट और ये प्रावस्था सेकेंड। इसे पिस्टन को ऊपर खिसकाएंगे तो ताप दाब में परिवर्तन होगा, जिससे प्रावस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। यानी पिस्टन को यहाँ रखा तो प्रावस्था एक है, यहाँ खिसका दिया तो दो, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में अंतर होगा, कार्य किया जाएगा निकाय पर तो प्रावस्था में परिवर्तन होगा। तो ये भंडार के संपर्क में जो कोई निकाय है, निकाय A, उसकी प्रावस्था दो हो सकती हैं। तो दोनों प्रावस्थाओं में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होनी चाहिए संतुलन के लिए। प्रावस्था संतुलन के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये कल के क्लास में हमने पढ़ी है, क्या होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। G बराबर E प्लस PB माइनस TS। इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो जो साम्य अवस्था की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, कल मैंने ये पढ़ाया था G का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए साम्य अवस्था या संतुलन के लिए। तो यहाँ पे चूँकि दो प्रावस्थाएं हैं उनके बीच में संतुलन देखना है, जैसे प्रावस्था एक और प्रावस्था दो। जैसे क्वथनांक और गलनांक जो टेम्परेचर होते हैं वो प्रावस्था संतुलन के लिए ही होते हैं। जैसे ठोस और द्रव के बीच में संतुलन वाला टेम्परेचर होता है गलनांक। यानी गलनांक वो टेम्परेचर है जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं क्या होती हैं, साम्य में होती हैं या संतुलन में होती हैं।
इसी तरह द्रव और वाष्प अवस्थाओं के संतुलन के लिए जो टेम्परेचर निर्धारित होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। यानी क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प प्रावस्थाएं संतुलन में होती हैं। तो संतुलन के लिए जी का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। अब जैसे दो प्रावस्थाएं हैं तो दो प्रावस्थाओं के लिए हम गिब्स ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, तो G1 प्लस G2 लिख सकते हैं। इसी तरह आयतन टोटल V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। एंट्रोपी भी S1 प्लस S2 लिख सकते हैं। यानी कि अलग अलग प्रावस्थाओं के लिए गिब्स ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। टोटल जो पूरा निकाय है उसकी पूरी गिब्स ऊर्जा G1 प्लस G2, ऐसे आयतन V1 प्लस V2 या एंट्रोपी S1 प्लस S2 लिख सकते हैं। अब चूँकि गिब्स ऊर्जा न्यूनतम लेनी है अपने को, तो माना प्रावस्था फर्स्ट और सेकंड में, माना प्रावस्था फर्स्ट ही हो गई एवं प्रावस्था सेकंड में निकाय में अणुओं की संख्या, निकाय में अणुओं की संख्या N1 व N2 है तथा प्रति अणु गिब्स ऊर्जा, प्रति अणु मतलब एक अणु के लिए गिब्स ऊर्जा G1 व G2 है। तो एक अणु के लिए ऊर्जा G1 और G2 है। तो यहाँ जो अपन ने कैपिटल G बराबर G1 प्लस G2 लिखा है, तो G बराबर लिख सकते हैं G1 का मतलब पूरे निकाय की ऊर्जा प्रावस्था फर्स्ट में। तो प्रावस्था फर्स्ट में एक अणु के लिए गिब्स ऊर्जा G1, तो N1 अणु की कितनी हो जाएगी? N1 G1। इसी तरह दूसरी प्रावस्था के लिए लिखेंगे G2 बराबर, तो N2 G2 लिख सकते हैं। क्योंकि एक अणु के लिए G2 है और टोटल अणु कितने माने अपन ने? N2। तो N2 अणुओं की मिला के N2 G2, तो G1 की जगह ये हो गया, G2 की जगह ये हो गया। अब चूँकि प्रावस्था G का मान क्या रखना अपने को संतुलन के लिए? G का मान न्यूनतम होना चाहिए, और न्यूनतम के लिए इसका अवकलन क्या रखें? 0। तो इसका अवकलन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि D और G की जगह क्या है? N1 G1 प्लस N2 G2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। न्यूनतम की कंडीशन क्या? अवकलन 0। अवकलन करेंगे तो G1 कांस्टेंट, N1 का dN1 प्लस G2 कांस्टेंट, N2 का dN2 इक्वल टू 0। तो G1 dN1 प्लस G2 dN2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 और इसको अपन लिख देते हैं 2। अब चूँकि निकाय एक ही है, उसकी दो प्रावस्थाएं हैं, तो कुल अणुओं की संख्या नियत रहेगी। तो निकाय की दोनों प्रावस्थाओं में, निकाय की दोनों प्रावस्थाओं में कुल अणुओं की संख्या नियत होती है। कुल अणुओं की संख्या क्या होती है? नियत। तो कुल अणुओं की संख्या लिखेंगे N1 प्लस N2 और बराबर क्या लिखेंगे? नियत। प्रावस्था 1 में अपन ने अणु संख्या N1 मानी है, प्रावस्था 2 में N2 मानी है, तो कुल अणुओं की संख्या क्या हुई? N1 प्लस N2 नियत। इसका अवकलन करें तो क्या आएगा? अवकलन करने पर N1 का dN1 प्लस dN2 और नियत का अवकलन 0। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? dN1 बराबर माइनस dN2। ये वैल्यू समीकरण 2 में रखो। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हो गया? G1 और dN1 ही लिखो इसको, तो प्लस G2 और dN2 की जगह क्या लिख दो? माइनस dN1।
एक ही बात है, dn1 की जगह माइनस dn2 लिख दो या dn2 की जगह माइनस dn1 लिख दो और इक्वल टू क्या हो गया 0। तो g1 dn1 अक्षांतर करके लिख दो g2 dn2। तो g1 dn1 बराबर g2 dn2। तो ये एक स्थिति आई जिससे अपन लिख सकते हैं कि चूँकि n1 और n2 भी अगर बराबर हो संतुलन की स्थिति में, तो g1 और g2 के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। dn1 dn2 के बराबर है नहीं है, तो g1 बराबर क्या लिख सकते हैं, g2 लिख सकते हैं। यानी प्रावस्था संतुलन की स्थिति में प्रावस्था g1 बराबर g2, क्योंकि यहाँ कुल अणुओं की संख्या नियत है, तो dn1 और dn2 के मान जो है इक्वल है। तो इक्वल है तो इसको भी 1 ही लिखेंगे यहाँ पे अपन। तो dn1 से dn1 कट गया, तो क्या बचा, g1 बराबर g2। तो प्रावस्था संतुलन के लिए ये अपने पास एक आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त हो गया कि किसी निकाय की दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन की स्थिति में उन प्रावस्थाओं के प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जिससे कि निकाय की कुल गिब्स ऊर्जा न्यूनतम बनी रहे। क्योंकि ये तो मैंने कल की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बता दिया था कि साम्यावस्था या संतुलन की स्थिति में गिब्स ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो गिब्स ऊर्जा न्यूनतम रहे, इसके लिए क्या जरूरी है, दोनों प्रावस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इस स्थिति में अपन वक्र खींचते हैं प्रावस्थाओं के लिए, दोनों के लिए, ताप और दाब में, तो उसको प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। दाब P और ताप T, दोनों के मध्य अगर क्या खींचें, वक्र खींचें, तो उसको कहते हैं प्रावस्था संतुलन वक्र। लगभग इस तरह का वक्र आएगा, ये वक्र क्या कहलाएगा, प्रावस्था संतुलन वक्र। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर g1 बराबर क्या होगा, g2 होगा। g1 बराबर क्या रहेगा इस पर, g2। तो संतुलन को दिखा रहा है ये। इधर अपन शो कर देते हैं प्रावस्था फर्स्ट, और इधर शो कर रखी है प्रावस्था सेकंड। प्रावस्था में कोई हो सकती है, जैसे ठोस और द्रव के, तो यहाँ पे हो सकता है g1 लेस देन g2 हो, और यहाँ पे g1 ग्रेटर देन क्या हो, g2। लेकिन इस वक्र पर g1 इक्वल टू क्या होगा, g2। यहाँ हो सकता है प्रावस्था फर्स्ट में प्रति अणु की ऊर्जा कम है, सेकंड में ज़्यादा है, यहाँ g1 ज़्यादा है, लेकिन इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर g1 बराबर g2। यानी ये जो वक्र है वो किसको शो कर रहा है, प्रावस्था संतुलन को। यानी इसके हर एक बिंदु पर पदार्थ की दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में हैं। अगर प्रावस्था फर्स्ट ठोस है और ये द्रव है, तो ठोस और द्रव के बीच में संतुलन वक्र को अपन कह सकते हैं गलन वक्र। अगर प्रावस्था फर्स्ट क्या है, ठोस, प्रावस्था फर्स्ट ठोस और प्रावस्था सेकंड क्या है, द्रव। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गलन। इसलिए इस वक्र को क्या कह सकते हैं, जो अपन खींचेंगे संतुलन वक्र, उस वक्र का नाम होगा गलन रेखा। और अगर द्रव से गैस में बदल रहा है, यानी प्रावस्था फर्स्ट कौन है, द्रव, और प्रावस्था सेकंड कौन है, गैस, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पन। तो इस वक्र को हम कह सकते हैं बाष्प रेखा। यानी द्रव और बाष्प के संतुलन के मध्य की जो रेखा है, संतुलन वक्र, उसको कहेंगे बाष्प रेखा। और अगर सीधे भी कई बार किसी में परिवर्तन होता है, जैसे प्रावस्था फर्स्ट है मान लो ठोस, और प्रावस्था सेकंड है गैस, तो ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो इस वक्र को कहेंगे ऊर्ध्वपातक रेखा। तो इसका मतलब यह संतुलन जो वक्र है
वो ये शो कर रहा है कि पदार्थ की दो अवस्थाएं संतुलन में होंगी। वो कोई सी भी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस या द्रव हो सकती हैं, द्रव या गैस हो सकती हैं, ठोस या गैस हो सकती है। अगर ठोस और द्रव का संतुलन वक्र है तो उसको अपन गलन वक्र कह सकते हैं या गलन रेखा के नाम से कह सकते हैं। और द्रव और वाष्प के रूप में संतुलन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाष्पन रेखा। और ठोस और गैस के बीच में है तो क्या कह सकते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन रेखा। तो ये जो वक्र वो ये शो कर रहा है कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दोनों प्रावस्थाओं के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होते हैं, G1 बराबर G2। तो प्रावस्था संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या निकला तुम्हारा कि किसी निकाय की दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन के लिए आवश्यक है कि दोनों प्रावस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। G1 बराबर क्या होना चाहिए, G2 होना चाहिए, तभी वो संतुलन में होंगे। और संतुलन पे जो वक्र पे जो बिंदु होंगे टेम्परेचर, उनको अपन नाम निश्चित कर सकते हैं। जैसे ठोस और द्रव के बीच में वक्र है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, गलनांक। द्रव और वाष्प के बीच में वक्र है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। तो ये अलग अलग टेम्परेचर के नाम इसी आधार पर होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था गलनांक क्या है, वो ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं संतुलन में होती हैं गलनांक कहलाता है। ये डेफिनेशन है गलनांक की। गलनांक की डेफिनेशन क्या होगी, वो टेम्परेचर, वो ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्था संतुलन में होती हैं क्या कहलाता है, गलनांक। और क्वथनांक की डेफिनेशन क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं संतुलन में होती हैं वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट। देखिए अब अपन पढ़ेंगे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। ये इसी बेस पर आधारित है जो पढ़ा है अपन ने, प्रावस्था संतुलन। तो जो वक्र अभी मैंने बताया था प्रावस्था संतुलन, उस वक्र को एक बार फिर से बनाएंगे दाब और ताप में। ये प्रावस्था संतुलन, इधर प्रावस्था फर्स्ट और इधर प्रावस्था सेकेंड। ये तुम्हारा प्रावस्था संतुलन वक्र हो गया। और जैसा कि अभी मैंने बताया प्रावस्था संतुलन वक्र पर G1 बराबर क्या होता है, G2। प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु ले लेते हैं अपन, एक B बिंदु और एक C बिंदु। इन बिंदुओं पर यहाँ पे दाब मान लो P और ताप मान लो T। और C बिंदु पर दाब हो गया P प्लस dP और ताप हो गया P प्लस dt। अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर होंगे दोनों बिंदुओं पर, लेकिन दोनों ही स्थितियों में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होंगे। यानी क्या लिख सकते हैं अपन, B बिंदु पर G1 ऑन टेम्परेचर प्रेशर PT इक्वल टू G2 PT। PT तो एक सिंबल है कि यहाँ दाब P है, ताप T है। G1 बराबर क्या है, G2 है। इसी तरह C बिंदु पे अपन लिख सकते हैं G1 P प्लस dP कॉमा P प्लस dt इक्वल टू G2 P प्लस dP कॉमा T प्लस dt। अब मान लीजिए कि प्रावस्था 1 से प्रावस्था 2 में परिवर्तन के समय या संतुलन के समय प्रति अणु गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन dG1 और dG2 है। प्रावस्था फर्स्ट एवं सेकंड के लिए प्रति अणु गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन
यानी जब प्रावस्था फर्स्ट में आता है या सेकंड में आता है तो गिब्स ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन। तो दोनों प्रावस्थाओं के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, मान लो फर्स्ट प्रावस्था के लिए dg1 और सेकंड प्रावस्था के लिए dg2 है। तो चूंकि संतुलन में है तो उस समय अपन इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो dg1 और यहाँ पे जो हुआ वो dg2, यानी कि g1 ऑफ Tp प्लस dg1, ये मूल प्रति अणु गिब्स ऊर्जा और ये परिवर्तन। इसी तरह दूसरी प्रावस्था में g2 Tp प्लस dg2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो तो 1 के अकॉर्डिंग g1 और g2 एक को बराबर है, ये और ये बराबर है तो दोनों तरफ से कट जाएंगे तो क्या बचेगा, dg1 बराबर dg2। इसको अभी समीकरण नंबर 3 लिख दिया। अब चूंकि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है कल की क्लास में हमने पढ़ी है, तो चूंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, कैपिटल G बराबर E प्लस Pv माइनस Ts। अब किसी एक प्रावस्था के लिए इसमें सिंबल लगा देते हैं I। I का मतलब कोई भी प्रावस्था, तो EI, P नियत रहेगा तो BI, T भी नियत है, S पे I। T और P तो नियत होंगे प्रावस्था संतुलन पे। I का मतलब है प्रावस्था फर्स्ट के लिए I की जगह 1 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है G1 G2, तो 1 किसके लिए, प्रावस्था फर्स्ट के लिए, और 2 किसके लिए, प्रावस्था सेकंड के लिए। तो प्रावस्था सेकंड के लिए I की जगह क्या लिख देंगे, 2। तो I सिंबल है, फर्स्ट प्रावस्था की बात करेंगे तो I की जगह 1 लिख देंगे, और सेकंड प्रावस्था की बात करेंगे तो I की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब चूंकि अपने को संतुलन देखना है तो संतुलन की स्थिति में इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम, जैसा कल भी बताया प्रावस्था, और अभी लेटेस्ट बताया ये इससे पहले वाले में। तो प्रावस्था संतुलन के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। Gi का मान मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम के लिए अपकलन 0 होना चाहिए। मिनिमम की कंडीशन क्या है, अपकलन 0 होना चाहिए। तो 0 के लिए अपन इसका अपकलन करते हैं, तो dGi, Gi का मतलब क्या है, EI प्लस PBI माइनस TSI। इसका अपकलन करो और इक्वल टू क्या करना है इसको, 0। तो अपकलन करेंगे, पहले EI का अपकलन किया तो क्या हो गया, DEI। और इसमें प्रति अणु भी निकाल सकते हैं अपन, जैसे ये तो क्या है, कैपिटल GI। प्रति अणु निकालें इसको, प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के रूप में। तो मान लो अणुओं की संख्या क्या है, Ni, तो इसमें भाग दे सकते हैं DEI प्लस PBI माइनस TSI अपॉन Ni। Ni टोटल अणुओं की संख्या है, प्रावस्था 1 में I की जगह 1 लिख देंगे, और प्रावस्था 2 में I की जगह क्या लिख देंगे, 2। या इसको DEI अपॉन Ni को स्मॉल EI लिख दो, Ni का भाग लग रहा है ना इसमें, प्लस BI अपॉन Ni को भी स्मॉल b लिख दो, माइनस T, और SI अपॉन Ni को भी स्मॉल SI लिख दो, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसका अपकलन करो तो EI का अपकलन हो गया DEI प्लस इसमें 2 हैं तो दोनों का अपकलन होगा अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग अपकलन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट का अपकलन, पहले फर्स्ट को एज इट इज रखो P DBI प्लस BI और DP, फिर माइनस इसमें भी दोनों का अपकलन होगा, फर्स्ट एज इट इज DSI प्लस SI को एज इट इज रखो DT, और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब चूँकि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसको अपन यूज़ करें इसमें, ऊष्मागतिकी के प्रथम
एवं द्वितीय नियम से, जो दोनों को मिला के एक साथ पढ़ा था ना अपन ने, दोनों मिला के क्या होता है, प्रथम और द्वितीय नियम से क्या होता है, टी डी एस बराबर डी ई प्लस पी डी वी। आई लगा दिया तो आई लगा दो प्रावस्था फर्स्ट के लिए, आई यहाँ भी आई लगा दिया, यहाँ भी आई लगा दिया। तो इस समीकरण में देखो डी ई आई ये रहा और पी डी वी आई, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, डी ई आई और पी डी वी आई की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डी एस आई। तो यहाँ पे लिख दो, इसकी और इसकी जगह रिप्लेस करके क्या लिख दिया, टी डी एस आई प्लस क्या बचा आगे, बी आई डी पी, यहाँ से क्या बचा माइनस टी डी एस आई, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस एस आई डी टी और इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। क्या कट गया अब इसमें देखो, ये माइनस का टी डी एस आई और ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, बी आई डी पी माइनस एस आई डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो मान है ये अपन फर्स्ट समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, आई की जगह 1 प्रावस्था फर्स्ट के लिए और आई की जगह 2 प्रावस्था सेकंड के लिए रखे। तो डी जी वन, तो डी जी वन की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट के लिए हो गया, आई की जगह 1 लिख दो, आई बी वन डी पी माइनस एस वन डी टी और इक्वल टू डी जी टू के लिए क्या लिखेंगे, बी टू डी पी माइनस एस टू डी टी। ये तुम्हारा जो मान आया वो क्या आ गया, डी जी वन का मान आ गया, क्योंकि स्मॉल में लिख दिया ना हमने, ये स्मॉल जी है ये, तो स्मॉल जी का मान जब 0 आ गया तो फर्स्ट के लिए आ गया, सेकंड के लिए आ गया। अब पक्षांतरण करके इसको उधर ले आओ, माइनस एस टू प्लस हो जाएगा, तो एस टू डी टी माइनस एस वन डी टी बराबर, इसको उधर ले जाओ, बी टू डी पी माइनस बी वन डी पी, डी टी यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आया, एस टू माइनस एस वन डी टी और इक्वल टू क्या आया, बी टू माइनस बी वन डी पी। या इससे क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा, यहाँ से डी टी को उधर ले आओ, एस टू माइनस एस वन अपॉन बी टू माइनस बी वन। इसको लिख देते हैं अभी समीकरण नंबर 3 लिख दो, डी पी अपॉन डी टी बराबर क्या हो गया, एस टू माइनस एस वन अपॉन बी टू माइनस बी वन। ये एंट्रोपी में परिवर्तन हो गया और ये हो गया आयतन में परिवर्तन। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। अब चूंकि अपन जानते हैं कि प्रावस्था जो परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव में या द्रव से वाष्प में जो परिवर्तन होता है, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा। ये पढ़ी होगी तुमने, 11th में भी पढ़ रखी है फिजिक्स में। गुप्त ऊष्मा का मतलब जो ऊष्मा टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, टेम्परेचर को नियत रखती है, केवल प्रावस्था परिवर्तन के जो काम आती है, उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तन के जब काम आती है तो उसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, और जब द्रव से वाष्प में परिवर्तन के काम आती है तो उसको हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ़ को अगर आप पिघलाओ तो बर्फ़ को आप रख दो गैस स्टोव पर गर्म करने के लिए, तो जब तक पूरी बर्फ़ पानी नहीं बन जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जैसे बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब तक पूरी बर्फ़ पिघल के पानी नहीं बन जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आप थर्मामीटर लगा के नोट कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऊष्मा दी वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रही, बल्कि केवल प्रावस्था चेंज करने में काम आ रही है, ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने में काम आ रही है। इसलिए उस ऊष्मा को क्या कहते हैं अपन, गलन की गुप्त ऊष्मा। ऐसे ही जब द्रव से वाष्प में परिवर्तन होता है, जैसे पानी को तुम उबालो तो पानी कितने टेम्परेचर पर उबलता है, 100 डिग्री पर। जब तक पूरी पानी की वाष्प नहीं बन जाती तब तक उसका वाष्प का टेम्परेचर भी कितना रहता है, 100 ही रहता है, ना 101 होता है ना 99 रहता है। तो वो जो ऊष्मा क्या काम आ रही है,
अवस्था पर परिवर्तन के काम आ रही है, इसलिए उसको बोलते हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो मान ला यहाँ पे प्रावस्था फर्स्ट से प्रावस्था सेकंड में परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा काई से दिखाते हैं, एल लेटेंट हीट होती है, सिंबल के लिए लगा दिया L12। 12 का मतलब 1 प्रावस्था से 2 प्रावस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा L12 है। तो L12 को कैसे लिखते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा जो होगी dP/dt बराबर dQ/T या dQ की जगह L12/T। गुप्त ऊष्मा ही है, ऊष्मा है ये। तो dP/dt बराबर ये समीकरण 4 और ये समीकरण 5 को मिला के लिखते हैं 4 और 5 से। dP/dt बराबर H2 - S1/B2 - B1 कल लिख सकते हैं L12/T, गुप्त ऊष्मा के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, लिख सकते हैं इसको, समीकरण नंबर 6। ठीक है, कर दी। तो अपने लेटेंट हीट के लिए जो लिखा L12/T, ये n मोल के लिए अगर एंट्रोपी परिवर्तन लिखते हैं तो NH2 - S1 हो गया। तो H2 - S1 बराबर क्या लिख सकते हैं, L12/NT। तो वहाँ पे जो समीकरण 4 है dP/dt बराबर L12/NT और V2 - V1 इक्वल टू कितना हो गया, L12 इसको डेल्टा V लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है, जहाँ ये डेल्टा V किसकी जगह लिखा, NV2 - B1, या n से गुणा करके इसको कैपिटल V2 - कैपिटल B1 लिख सकते हैं। यानी dP/dt बराबर लिख सकते हैं L12/V2 - B1, उसी में जोड़ देना है वो।